दोस्तों ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा कि आपसे किसी ने एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम पूछा हो और आप आते हुए भी अटक जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि अब्दुल कलाम का नाम इतना बड़ा क्यों है और इनके नाम में किस किस का नाम जुड़ा हुआ है? साथ ही क्या आपको पता है कि इंडिया के मिसाइल मैन के नाम से कहे जाने वाले अब्दुल कलाम अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, हम्बल और इमोशनल है? क्या जानते हैं कि इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट में अब्दुल कलाम का क्या योगदान है? और क्या आपको पता है कि अब्दुल कलाम को पीपल्स प्रेसिडेंट क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों अगर आप भी एक सिंपल से लड़के की न्यूज़पेपर बेचने से लेकर प्रेसिडेंट बनने तक की स्टोरी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के पाम्बन आइलैंड पर एक तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम के साथ उनकी फैमिली के 4 जनरेशन के नाम का पता चलता है। आबुल उनके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम था, पाकिर उनके ग्रैंडफादर का नाम था, ऐसे ही जैनुलाब्दीन मारकयर उनके फादर का नाम था। अब्दुल कलाम के फादर एक लोकल मॉस्क्यू के इमाम थे और उनके पास एक नाव हुआ करती थी जिसमें वो हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाया और ले जाया करते थे। अब्दुल कलाम की माँ का नाम असी अम्मा था और वो एक हाउसवाइफ थी। अब्दुल कलाम एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे और कुछ बेसिक चीजों के अलावा उनकी फैमिली में कोई खास फैसिलिटी उनको अवेलेबल नहीं थी। इनकी फैमिली में 4 भाई और एक बहन के बीच में उनका बचपन काफी नरम गरम सा ही रहा। उस वक्त कलाम के कजिन शमशुद्दीन एक न्यूज़पेपर एजेंसी चलाया करते थे। पूरे रामेश्वरम में केवल वही एक न्यूज़पेपर एजेंसी हुआ करती थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो न्यूज़पेपर लाने वाली ट्रेन का रामेश्वरम से स्टॉप हटा दिया गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये तरीका निकाला गया कि चलती ट्रेन से न्यूज़पेपर के बंडल बाहर फेंके जाएंगे और उन्हें कैच करके पूरे रामेश्वरम में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब आप गैस करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठाई? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अब्दुल कलाम ने। केवल 8 साल की उम्र में अब्दुल कलाम ने पूरे रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटना शुरू किया और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट किया। अपने स्कूल में कलाम एक एवरेज स्टूडेंट थे। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन रामेश्वरम में की, लेकिन आगे की एजुकेशन के लिए उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में एडमिशन ले लिया। 1954 में उन्होंने फिजिक्स से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और 1955 में इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT में एडमिशन लिया। अब्दुल कलाम ने अपनी बुक माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस में बताया कि बचपन से ही उन्हें उड़ते पक्षियों को देखना बहुत पसंद था। इसी वजह से बचपन से ही उनका सपना एयरफोर्स में पायलट बनने का था। जिस साल उन्होंने फाइटर पायलट का एग्जाम दिया उस साल केवल 8 वैकेंसी ही थी और कलाम ने उस एग्जाम में 9th रैंक हासिल की और पायलट बनते बनते रह गए। लेकिन दोस्तों डेस्टिनी ने तो कलाम के लिए कुछ और ही सोच रखा था। सोचिए, अगर कलाम फाइटर पायलट बन जाते तो हमारे देश को फाइट करने की एबिलिटी देने वाले इतने सारे मिसाइल कौन बनाता? 1960 में कलाम ने एज अ साइंटिस्ट DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट को ज्वाइन किया। DRDO में उन्होंने एक ग्राउंड इक्विपमेंट मशीन जो कि एक हॉवरक्राफ्ट टाइप की मशीन होती है उस पर काम किया। इसके बाद 1963 में कलाम ने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च में रॉकेट साइंटिस्ट की पोस्ट ज्वाइन की। इनको स्पेड ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही उन्हें नासा में रॉकेट लॉन्चिंग टेक्निक्स के ऊपर 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। कलाम ने इंडिया वापस आने के तुरंत बाद ही 21 नवंबर 1963 को इंडिया का पहला रॉकेट नाइक अपाचे लॉन्च किया। ये रॉकेट नासा में बना था और इसे ट्रक और बैलगाड़ी में ट्रांसपोर्ट किया गया था। इस रॉकेट के इंटीग्रेशन एंड सेफ्टी इंचार्ज अब्दुल कलाम ही थे। इसके बाद 1959 में अब्दुल कलाम को इसरो में ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। कलाम पहले भी DRDO में रॉकेट प्रोजेक्ट पर काम कर चुके थे। इसरो में उन्हें फेमस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के साथ काम करने का मौका मिला। अगले कुछ सालों में उन्होंने SLV-3 और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV दोनों पर काम किया और ये प्रोजेक्ट
सफल रहे। 1970 में कलाम ने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट पर काम किया, जिसका पर्पस था SLV रॉकेट की टेक्नोलॉजी का यूज करके बॉलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप करना। 1980 में लॉन्च हुई रोहिणी सैटेलाइट में कलाम की टीम के द्वारा डेवलप किए गए SLV-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा। रोहिणी की लॉन्च के साथ ही इंडिया ने खुद की सैटेलाइट लॉन्च करने की कैपेबिलिटी भी डेवलप कर ली थी। दोस्तों, आप सोच ही सकते हैं कि एक ऐसा देश जो पिछले 200 सालों से गुलाम रहा हो और काफी बैकवर्ड हो, उसका आजादी के 20 सालों में रॉकेट लॉन्च कर पाना कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है। 2 दशक तक इसरो में काम करने के बाद 1983 में कलाम वापस DRDO में लौटे। DRDO में उन्हें इंडिया का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट गाइडेड इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP, जिसका पर्पस शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलप करना था, को लीड करने के लिए कहा गया। कलाम ने अपनी बुक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट प्रोफेसर राजा रामन्ना, जो उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर की साइंटिफिक एडवाइजर थे, उन्होंने ही उन्हें IGMPD का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाने के लिए इनवाइट किया। फाइनली 1 जून 1982 को कलाम ने DRDO की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी यानी कि DRDL को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि IGMDP के कई प्रोजेक्ट के अंदर अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल और आकाश जैसे मिसाइल बनाए गए। कलाम और इंडिया के उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर R वेंकट रमन की लीडरशिप में IGMDP के बजट को 100 करोड़ से बढ़ाकर 388 करोड़ कर दिया गया। IGMDP ने हमारी देश की डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने में काफी ज्यादा योगदान भी दिया। अग्नि 1, जिसकी रेंज केवल 700 से 1200 किलोमीटर थी, से लेकर अग्नि 5, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर है, तक का सफर काफी दिलचस्प और शानदार रहा है। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल के डेवलपमेंट में कलाम ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1992 में कलाम को DRDO का सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर का चीफ साइंटिफिक एडवाइजर अपॉइंट किया गया। दोस्तों, आपने पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की क्षमता को प्रदर्शित किया। पोखरण 1 टेस्ट का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा और ये 1947 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। कलाम ने चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर को सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए एडवाइस किया, लेकिन उस टाइम सेंटर में कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, इसलिए ऐसा कुछ हो नहीं पाया। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कलाम के आइडिया को सीरियस ले लिया और न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी करने का ऑर्डर दिया। लेकिन 13 दिन बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट गिर गई और न्यूक्लियर टेस्ट कराने का डिसीजन टाल दिया गया। लेकिन 1998 में फिर से वाजपेयी जी की सरकार आने के बाद वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर टेस्ट को हरी झंडी दिखा दी और इंडिया ने दूसरी बार पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए। इस बार इस प्रोजेक्ट के हेड अब्दुल कलाम ही थे। दोस्तों, ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा गुप्त तरीके से किए गए थे, क्योंकि US की सैटेलाइट उस समय इंडिया को ट्रैक किया करती थी। अगर टेस्ट करने से पहले उन्हें ये पता चल जाता कि इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है, तो इंडिया पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा दिए जाते, जिससे हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। न्यूक्लियर टेस्ट की सक्सेस के बाद वाजपेयी जी और कलाम जी दोनों की प्रसिद्धि घर घर तक पहुंच गई। कलाम को रातों रात सेलिब्रिटी बना दिया गया और 1997 में कलाम को रॉकेट एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी में उनके योगदान के लिए भारत रत्न का अवार्ड भी दिया गया। इससे पहले उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण भी दिए गए थे। कलाम की प्रसिद्धि बढ़ने के बाद बीजेपी ने 2002 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में कलाम को अगला राष्ट्रपति कैंडिडेट बनाया। कलाम ने 2002 के इलेक्शंस भारी बहुमत से जीते और 2002 से 2007 तक अब्दुल कलाम स्वतंत्र भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। दोस्तों, ये था 18 साल के न्यूज़पेपर बॉय से लेकर देश के राष्ट्रपति बनने का वो सफर, जिसे निभाने का जज्बा केवल और केवल अब्दुल कलाम में ही था। ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि दुनिया में ना तो अब्दुल कलाम जैसा कोई उनसे पहले पैदा हुआ और ना ही अब्दुल कलाम के बाद। तो आपको अब्दुल कलाम की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और APJ अब्दुल कलाम की इस स्टोरी को और लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।